जिस मां ने तुम्हें जीना सिखाया, उसी मां को अगर एक दिन तुम तड़पने के लिए छोड़ दो तो। ये कहानी है लालच की, जहां पेंशन के लिए रिश्तों का खून हो गया। छोटा सा गांव था, सरस्वतीपुर। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों के चूल्हे की खुशबू पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। उसी गांव में एक घर था, रामनाथ जी का घर। रामनाथ जी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उम्र करीब 65 साल, लेकिन चेहरे पर आज भी वही सादगी और मेहनत की झलक थी। उनकी पत्नी सीता देवी, एक सीधी सादी ममतामयी औरत, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खपा दी थी। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विकास, छोटा बेटा मनोहर। विकास शहर में सरकारी नौकरी करता था, पैसे अच्छे कमाता था, लेकिन दिल से थोड़ा दूर हो गया था। वही मनोहर गांव में ही रहता था, मां बाप के साथ उनके सुख दुख में शामिल। सीता देवी अक्सर कहा करती थी, भगवान ने हमें 2 बेटे दिए हैं, एक सहारा देने के लिए और एक दूर से दुआ देने के लिए। रामनाथ जी हल्की मुस्कान के साथ कहते, बस दोनों खुश रहें, यही काफी है। रामनाथ जी को हर महीने पेंशन मिलती थी, वही उनकी जिंदगी का सहारा था। मनोहर ही हर महीने बैंक जाकर पैसे निकालता था, एटीएम कार्ड भी उसी के पास रहता था। शुरुआत में सब ठीक था। वो मां बाप की सेवा करता था, दवाई समय पर देता, खाना बनाता। गांव वाले भी कहते थे, ऐसा बेटा हर किसी को मिले। सीता देवी की आंखों में गर्व होता था, मेरा छोटा बेटा ही मेरा असली सहारा है। शाम को जब रामनाथ जी आंगन में चारपाई पर बैठते, सीता देवी चाय लेकर आती और मनोहर पास में बैठकर हालचाल पूछता। वो छोटे छोटे पल ही उनकी पूरी दुनिया थे। कभी कभी सीता देवी मनोहर से कहती, बेटा अब तेरी शादी कर दे। मनोहर हंसकर टाल देता, अरे मां, पहले आप ठीक से चलने लगो, फिर कर लेना शादी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव में रिश्तों की बातें आने लगी। एक दिन पड़ोस की औरत आई और बोली, सीता बहन, तुम्हारे मनोहर के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़की का नाम था कविता, दिखने में सुंदर, बातों में मीठी, पर उसके मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। शादी की बात आगे बढ़ी। मनोहर ने भी मना नहीं किया। सीता देवी बहुत खुश थी, अब घर में बहू आएगी, रौनक बढ़ जाएगी। रामनाथ जी ने भी अपनी पेंशन से थोड़ा थोड़ा बचाकर शादी की तैयारी शुरू कर दी। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी का दिन आया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। ढोलन गाड़े, नाच गाना, हर कोई खुश था। कविता दुल्हन बनकर घर आई, सबने उसका स्वागत किया। सीता देवी ने आरती उतारी, आंखों में आंसू थे खुशी के। शादी के बाद कुछ बदलने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कविता की नजरें घर की चीजों पर टिकने लगी। एक दिन उसने मनोहर से पूछा, ये पेंशन कितनी आती है हर महीने? मनोहर ने हंसकर बता दिया। उस दिन पहली बार कविता की आंखों में एक अलग चमक दिखी। अब तक जो घर प्यार से भरा था, वो धीरे धीरे बदलने वाला था। प्यार की जगह लालच और अपनापन की जगह स्वार्थ आने वाला था। लेकिन रामनाथ जी और सीता देवी को अभी भी कुछ पता नहीं था। उन्हें लगता था, अब बहू आ गई है, अब हमारा सहारा और मजबूत हो गया है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा। कविता मीठा बोलती, सीता देवी के साथ काम में हाथ भी बंटाती, और मनोहर भी खुश था कि अब घर में कोई और है जो मां बाप का ख्याल रखेगा। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। एक शाम की बात है, सीता देवी रसोई में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे बहू के लिए खाना बना रही थी। कविता कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी।
सीता देवी ने धीमे से आवाज दी, बहू, जरा पानी दे दे, हाथ कांप रहे हैं। कविता ने बिना देखे ही जवाब दिया, इतना भी नहीं कर सकती क्या? हर चीज में आवाज लगाती रहती है। ये सुनकर सीता देवी चुप हो गई। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। पहले मनोहर हर बात में मां का साथ देता था, लेकिन अब वो कविता की बातों में आने लगा था। रात को कविता ने मनोहर से कहा, तुम्हारे मां बाप अब बूढ़े हो गए हैं, हर समय खर्चा ही करते हैं। मनोहर बोला, तो क्या करें? मां बाप है, देखभाल तो करनी पड़ेगी। कविता मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सीधी नहीं थी। देखभाल करो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपना घर बर्बाद हो जाए। उस रात मनोहर पहली बार चुप हो गया। कुछ दिनों बाद कविता ने सीधा सवाल किया, हर महीने पेंशन आती है, लेकिन बचता क्या है? मनोहर बोला, दवाई, खाना, सब में खर्च हो जाता है। कविता ने गुस्से में कहा, तो फिर फायदा क्या? इतना पैसा आता है और कुछ बचता ही नहीं। उसकी आंखों में अब साफ दिख रहा था लालच। धीरे धीरे सीता देवी की दवाइयां कम होने लगी। पहले समय पर दवा मिलती थी, अब कभी मिलती, कभी नहीं। एक दिन सीता देवी ने पूछा, बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है। मनोहर बोला, कल ले आएंगे मां। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दिन बीतते गए। सीता देवी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। चलना मुश्किल, सांस फूलना और शरीर बिल्कुल कमजोर। रामनाथ जी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने मनोहर से कहा, बेटा, तेरी मां की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा दे। मनोहर चुप रहा। कविता ने बीच में ही बोल दिया, हर बार डॉक्टर डॉक्टर, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। रामनाथ जी के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये तेरी मां है। मनोहर ने नजरें झुका ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन रामनाथ जी पहली बार समझ गए कि उनका बेटा अब बदल चुका है। कविता अब हर दिन मनोहर के दिमाग में एक ही बात भरती, जब तक ये जिंदा है पैसा खर्च होगा। सोचो, अगर ये नहीं रहे तो? मनोहर पहले डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी पत्थर बनने लगा। एक रात सीता देवी बिस्तर पर पड़ी थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मनोहर, बेटा, पानी। मनोहर पास ही खड़ा था, लेकिन वो रुका नहीं। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, आदत है इनकी, थोड़ी देर में खुद चुप हो जाएंगी। सीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हाथ हवा में ही रह गया। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई बात, ना कोई आवाज, बस एक मां की टूटती हुई सांसें और एक पिता की चुप्पी। अब जो होने वाला था वो सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक साजिश थी, जहां मां की हर सांस उनके लिए बोझ बन चुकी थी। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब उस घर में अपनापन नहीं, सिर्फ सन्नाटा रहता था। सीता देवी अब लगभग बिस्तर पर ही रहने लगी थी। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उठना भी मुश्किल हो गया था। सुबह होती, खिड़की से धूप अंदर आती, लेकिन सीता देवी के चेहरे पर कोई चमक नहीं आती। उनकी आंखें बस दरवाजे की तरफ टिकी रहती। शायद इंतजार था कि कोई आए, कोई पूछे, कैसी हो मां? लेकिन कोई नहीं आता। रामनाथ जी हर दिन अपनी पत्नी को ऐसे तड़पते देखते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उनकी खुद की हालत भी ठीक नहीं थी। कमजोर शरीर, कांपते हाथ। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके मनोहर से कहा, बेटा, तेरी मां अब बहुत तकलीफ में है, उसे अस्पताल ले चलते हैं। मनोहर कुछ बोलता, उससे पहले ही कविता बीच में बोल पड़ी, अस्पताल ले जाओगे, फिर हजारों रुपए लगेंगे, और फायदा क्या? उम्र हो गई है। रामनाथ जी के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह लगे। फायदा क्या? क्या एक मां की जिंदगी का भी अब हिसाब किताब होने लगा था?
अब ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी। कविता जानबूझकर सीता देवी की दवाई छुपाने लगी थी। खाना भी कम देने लगी, कभी नमक ज्यादा, कभी खाना ठंडा। और जब सीता देवी कुछ कहती तो जवाब मिलता, इतना भी नहीं सह सकती क्या? एक दोपहर सीता देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सांस तेजी से चल रही थी, आंखें डरी हुई थी। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, रामनाथ जी। रामनाथ जी दौड़कर आए। उनका दिल कांप उठा। क्या हुआ सीता? सीता देवी ने कांपते हुए कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रामनाथ जी तुरंत मनोहर के पास गए। बेटा, तेरी मां की हालत बहुत खराब है, चल जल्दी। मनोहर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। कविता ने धीरे से कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। रामनाथ जी गुस्से में आ गए, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये मर जाएगी। मनोहर ने एक पल के लिए मां की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें हटा ली। अभी पैसे नहीं है पिताजी, अगले महीने दिखा देंगे। ये सुनकर रामनाथ जी का दिल टूट गया। अगला महीना? तब तक क्या ये जिंदा रहेगी? सीता देवी अब बिस्तर पर पड़ी थी, सांस टूट टूट कर आ रही थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मनोहर बेटा, एक बार डॉक्टर के पास ले चल। मनोहर पास खड़ा था, लेकिन उसके कदम नहीं बढ़े। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाओ मत, आदत है इनकी, ड्रामा कर रही है। सीता देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को देखा। वो वही बेटा था जिसे उन्होंने अपने हाथों से खिलाया था, जिसके लिए रात रात भर जागी थी। लेकिन आज वो बेटा पत्थर बन चुका था। कमरे में अब सिर्फ एक बूढ़ी मां की टूटी हुई सांसों की आवाज थी और एक पिता का कांपता हुआ दिल। रामनाथ जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। सीता, हिम्मत रख। लेकिन सीता देवी की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उस दिन घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा, और एक सच सामने आएगा जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। सीता देवी बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। रामनाथ जी उनके पास बैठे थे, उनका हाथ पकड़े हुए, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सीता देवी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने रामनाथ जी की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। शायद वो आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती थी। मनोहर, उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मनोहर कमरे के बाहर खड़ा था। कविता उसके पास थी। कविता ने धीरे से कहा, जाने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोहर एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर अंदर नहीं गया। अंदर सीता देवी की सांसें टूटने लगी। रामनाथ जी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। सीता, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन कुछ ही पलों में उनका हाथ ढीला पड़ गया। आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस पल पूरा घर शांत हो गया। रामनाथ जी की चीख निकल गई, सीता। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। जब मनोहर और कविता अंदर आए, रामनाथ जी फूट फूट कर रो रहे थे। तुम लोगों ने मार दिया इसे, तुम लोगों ने। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रात को जब सब सो गए, कविता धीरे से बोली, अब खर्चा तो कम हो गया। मनोहर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी राहत दिख रही थी। सीता देवी की मौत को कुछ दिन बीत गए। घर अब और सूना हो गया था। रामनाथ जी बिल्कुल टूट चुके थे। वो दिन भर चुप रहते, कभी दीवारों को देखते, कभी अपनी पत्नी की तस्वीर को। एक दिन रामनाथ जी अचानक गिर पड़े। कोई पास नहीं था, ना दवाई, ना देखभाल। कुछ ही घंटों में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। घर में अब कोई बुजुर्ग नहीं था, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। कुछ दिनों बाद
मनोहर बैंक गया पेंशन निकालने, लेकिन इस बार काउंटर से जवाब आया, अब पेंशन बंद हो गई है। मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? बैंक वाले ने कहा, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, अब पेंशन नहीं आएगी। घर आकर उसने कविता को बताया। कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? अब पैसा नहीं आएगा? अब असली सच्चाई सामने आई। ना नौकरी, ना आमदनी। जो पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ ही महीनों में घर का सामान बिकने लगा। सोफा, बर्तन, यहां तक कि गहने भी। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं बचा। वो दोनों सड़क पर आ गए, भूखे, प्यासे, बेसहारा। कविता रो रही थी। काश हमने मां बाप की सेवा की होती। मनोहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर हम उनका ख्याल रखते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस मां ने उन्हें जन्म दिया, जिस पिता ने उन्हें संभाला, उन्हीं को उन्होंने पैसों के लिए खो दिया। दिन बीतते गए। मनोहर और कविता अब सड़क पर थे। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां ताले लटके थे। भूख से बेहाल, प्यास से परेशान, दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मनोहर सड़क किनारे बैठा था। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थी। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो उसी तरह सड़क पर बैठा था, कमजोर, बेसहारा। उसे देखते ही मनोहर के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे अपने पिता याद आ गए। वो दिन याद आ गया जब पिता ने कहा था, बेटा तेरी मां को डॉक्टर के पास ले चल, और उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। मनोहर जोर जोर से रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। बाबूजी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कविता भी पास खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हमने क्या कर दिया? गांव में खबर फैल गई कि रामनाथ जी की जमीन अब खाली पड़ी है। तभी शहर से बड़ा बेटा विकास वापस आया। विकास घर के सामने खड़ा था, वही घर जहां उसने बचपन बिताया था। लेकिन अब वो घर सूना था। उसे जैसे ही पता चला कि मां बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों ने उसे सब कुछ बताया। कैसे मां तड़प तड़प कर मरी, कैसे पिता भी बिना इलाज के चले गए। विकास का दिल फट गया। कुछ देर बाद मनोहर वहां पहुंचा। उसकी हालत देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा था। फटे कपड़े, सूखा चेहरा, आंखों में पछतावा। विकास ने गुस्से में कहा, तूने क्या किया है? तूने अपने ही मां बाप को मार डाला। मनोहर सिर झुकाकर खड़ा रहा। भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप किया है तूने। कुछ दिनों बाद विकास ने फैसला लिया, ये जमीन हमारे मां बाप की है, इस पर अब मेरा भी हक है। गांव वालों के सामने जमीन का बंटवारा हुआ। आधी जमीन विकास ने ले ली और बाकी आधी मनोहर के पास रह गई। अब उस आधी जमीन का भी क्या फायदा? मां नहीं थी, पिता नहीं थे। वो घर अब सिर्फ एक खाली ढांचा बन चुका था। मनोहर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मां बाप होते तो आज सब कुछ अलग होता। कविता भी रो रही थी। हमने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। उस दिन मनोहर को समझ आ गया, मां बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो घर की नींव होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। मां बाप कभी बोझ नहीं होते। बोझ तो हमारी सोच होती है। जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं होती, वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। जो उनके साथ करते हो वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां
आप तक लगातार पहुंचती रहें।